आज व्यू 360 में पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल को हजारों मील दूर मौजूद अमरीकी मुबस्सिरीन और पाकिस्तानी अमरीकी कैसे देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इसके अलावा और भी बहुत से ऑप्शन थे। जंग से मुतालिक खबरों के बच्चों के जहनों पर असरात को संजीदगी से लेना जरूरी क्यों है? क्योंकि छोटे बच्चों को दुनिया में दूसरी जगहों पर जो दूसरे बच्चों के साथ कुछ हो रहा है उसे खुद से अलग करने में मुश्किल होती है। और भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप्स के बाग में बहार, लेकिन बागबान परेशान। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर के वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने के फ़ैसले को गैर आइनी करार देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा है कि वो पाकिस्तान के दस्तूरी अमल और कानून की हुक्मरानी का एहतराम करते और उसे सपोर्ट करते हैं। ये बात अमरीकी महकमा ख़ारजा के एक तर्जुमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका के एक सवाल के जवाब में अपने तहरीरी बयान में कही है। मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से मुंसलिक साबिक अमरीकी सफारतकार जेरल्ड फायरस्टीन पाकिस्तान समेत मशरिक़ वस्ता के कई मुल्कों में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर उनकी गहरी नज़र है। हमारे साथी नीलोफर मुगल से बात करते हुए पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले पर उनका कहना था कि ये एक हकीकी जमहूरी इदारे का फैसला है। Of course, this is an internal decision. बिलाशुबा ये हुकूमत और पाकिस्तान की अदालत का दाखिली फ़ैसला है, लेकिन हालात के बारे में अपनी फ़हम की बुनियाद पर मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इसके अलावा और भी बहुत से ऑप्शन थे कि वो क्या फ़ैसला करती। मेरे ख्याल में कोई और फ़ैसला किया जाता तो लोगों के जहनों में बहुत से सवालात जन्म लेते। दर हकीकत ये फ़ैसला ज़ाहिर करता है कि अदालत अब भी आज़ादाना तौर पर काम करने में आमादा है और इसकी सलाहियत रखती है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अदलिया की खुद मुख्तारी को कानूनी हैसियत देने और मोतबर बनाने के हवाले से एक अहम कदम था। And making credible the independence of Pakistani judiciary. इसी बारे में हमारी साथी मोना काजिम शाह ने माइकल ओहेलन से बात की, जो ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट में फॉरेन पॉलिसी में रिसर्च के डायरेक्टर और सीनियर फेलो हैं। उनके मुताबिक तारीख़ी एतबार से पाकिस्तान ने जमहूरियत के लिए हमेशा जद्दोजहद की है। उसने मिलिट्री कू भी देखे हैं, लेकिन ये कदम जमहूरियत की जीत है। Well, it's fascinating. मेरे ख्याल में इस खुशखबरी से आगाज़ करना चाहिए, क्योंकि सियासी हंगामा आराई की बातों में उलझ जाना आसान है, और मैं समझता हूँ कि ये सही मानों में जमहूरियत का अमली मुजाहरा है। जमहूरियत का मतलब ये नहीं कि हर वक्त सब अच्छा होगा और हम आहंगी होगी, नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि सब कानून के ऐन मुताबिक होना चाहिए और इसमें हुकूमत की मुख्तलिफ शाखों पर आइनी चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, ताकि कोई भी एक इदारा हद से ज़्यादा ताकतवर ना बन जाए। और हम जानते हैं कि तारीख़ी तौर पर पाकिस्तान इनमें से कुछ जहतों में जदोजहद करता रहा है और फ़ौजी बगावतों का भी शिकार रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमत की मुख्तलिफ शाखों के दरमियान एक तरह की हम आहंगी वाज़े तौर पर जमहूरियत के लिए एक मुमकिन कामयाबी है। अब हम ये तो नहीं जानते कि सिलसिला कहाँ ख़त्म होता है, लिहाजा मैं अभी ज़्यादा पुरजोश नहीं होना चाहता। अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। ज़ेवरात और मलबूसात की दुकानें, ख़ास पाकिस्तानी खाने पेश करने वाले रेस्टोरेंट्स, देसी ग्रोसरी और मिठाइयों की दुकानें रियासत वर्जीनिया के शहर स्प्रिंगफील्ड के इस शॉपिंग सेंटर में मौजूद बिजनेसेस को देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि इस इलाके में जनूबी एशियाई और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अमरीकियों की एक बहुत बड़ी तादाद रहती है। यहाँ मैंने चंद पाकिस्तानी अमरीकियों से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से बात की। मैं समझता हूँ कि हमें उसका एहतराम करना चाहिए। कोई इसमें एक राय नहीं, दूसरी राय नहीं होनी चाहिए कि कौन सी पार्टी थी या क्या चक्कर था। अगर हम अपने जुडिशल सिस्टम का एहतराम नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हर कोई इक़्तिदार चाहता है। सबसे बड़ी बदकिस्मती जो उस मुल्क की है ना कि वहाँ लीडरशिप नहीं है, एवरीबडी इज़ ग्रीडी। आप देखें ना, वही चंद लोग आपस में घूम रहे हैं और वही चाहते हैं कि इक़्तिदार।
اب یہ ہے کہ جب آپ ریشنل فیصلے کریں گے اسمبلی میں جو کہ ایک آئین کے خلاف ہے تو ظاہر ہے ایک لا تو ایگزسٹ کرتا ہے نا وہاں, تو انہوں نے فیصلہ اور ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے. شرم آتی ہے کہ بھائی ایسے جیسے لوگ سنا ہے جو سن رہے ہیں کہ بک رہے ہیں لوگ 20 کروڑ میں 25 کروڑ میں بک رہے ہیں, اس پہ ہمیں بڑی شرم آتی ہے کہ بھائی امریکہ میں یہاں دیکھو یار کیسے اچھا سسٹم بنا ہوا ہے اور لوگ بڑے مطلب آرام سے لوگ الیکشن میں جاتے ہیں ووٹ دیتے ہیں, کبھی سنا ہی نہیں کہ کسی نے پیسے لے کے کچھ کیا ہو. اب یہ دیکھیں کہ ملک کے اندر ایک جو حالت اس وقت چل رہی ہے میرے خیال میں کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, تو ہم یہی دعا گو ہیں اپنے کنٹری کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کرے کوئی اچھی حکومت آئے جو کہ ملک کے لیے اچھے فیصلے کرے. پاکستانی امریکی یہاں کی شہریت کے ساتھ پاکستانی شہریت بھی رکھ سکتے ہیں اور یوں پاکستان میں ووٹ ڈالنے کے حقدار ہیں. اس سے ہٹ کر بھی پاکستان سے اپنے تعلق کی وجہ سے وہاں کی سیاسی صورتحال میں ان کی دلچسپی قدرتی ہے, اور یہی دلچسپی کل یعنی 9 اپریل کو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ہونے والے عدم اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے ہمیں یہاں دیکھنے کو ملی. عمران جدون, وائس آف امریکہ, اسپرنگ فیلڈ, ورجینیا. یہ تھی ہمارے ساتھی عمران جدون کی رپورٹ. امریکہ میں بھی ایک تاریخی پیش رفت ہوئی ہے اور اس کا تعلق بھی سپریم کورٹ سے ہے. کل امریکی سینٹ نے امریکہ کی 233 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایک سیاہ فام خاتون جج کٹانجی براؤن جیکسن کی سپریم کورٹ میں تقرری کی منظوری دی. سینٹ میں ہونے والے اس اجلاس کی صدارت نائب صدر کاملا ہیرس نے کی, جو خود بھی امریکی تاریخ کی پہلی خاتون اور سیاہ فام نائب صدر ہیں. فائزہ بخاری کیپٹل ہل سے ہمیں اس تاریخی پیش رفت کی تفصیل بتانے کے لیے موجود ہیں. فائزہ, اس کنفرمیشن کو تاریخی کہا جا رہا ہے تو پھر تو اسے بھاری اکثریت سے کامیاب ہونا چاہیے تھا. جی بالکل ارم, بہت اہم سوال ہے یہ, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گی کہ امریکی سینٹ میں کل 100 نشستیں ہیں, جس میں سے 50 جو ہیں وہ حکومت کے پاس ہیں اور جو باقی 50 ہیں وہ اپوزیشن کے ہاتھ میں ہیں. تو اگر جب بھی کوئی ووٹنگ ہوتی ہے تو اس میں اگر ڈیڈ لاک کی سچویشن ہو جائے, یعنی 50 جو ارکان ہیں وہ اس کی حق میں ووٹ دیں اور 50 اس کے خلاف ووٹ دیں, تو اس صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ نائب صدر کاملا ہیرس وہاں موجود تھیں, تو ان کے ووٹ کو ایک ٹائی بریکر کے طور پر استعمال کیا جاتا, لیکن اس کی ضرورت کل پیش نہیں آئی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن سینیٹر 3 جو ہیں انہوں نے کیتانجی کی تقرری کے حق میں ووٹ دیا, جس کے بعد جو فائنل ریزلٹس تھے وہ کچھ اس طرح تھے کہ ان کے حق میں 53 یعنی 53 ووٹس تھے اور مخالفت میں 47 ووٹس تھے. اور اس پر سیاسی مبصرین نے حیرت کا اظہار بھی کیا, کیونکہ یہ ایک امریکی تاریخ کا بہت اہم ایک مرحلہ تھا, کیونکہ جج کیتانجی امریکی تاریخ میں پہلی سیاہ فام جج بن گئی ہیں جو کہ سپریم کورٹ میں اپنے فرائض انجام دیں گی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا, کاملا ہیرس نے پڑھ کے سنایا, اور اس وقت جو حکومتی سینیٹرز تھے تمام وہ کھڑے ہو گئے اور بہت پرجوش انداز میں انہوں نے بہت دیر تک تالیاں بجا کے اس کا خیر مقدم کیا. لیکن دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کے جو سینیٹرز تھے وہ سینٹ فلور کو چھوڑ کر وہاں سے نکل رہے تھے, جس پر بہت حلقوں کی جانب سے جو ہے وہ تنقید بھی کی گئی کہ تاریخ ساز ایک لمحہ جو انفولڈ ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے, اس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ وہاں سے جو ہے نکل جائیں. میں یہ اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گی کہ امریکہ کی جو سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی ہے اس کے لیے جو امیدوار ہیں ان کی نامزدگی تو جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں یعنی صدر وہی کرتے ہیں, لیکن یہ 2 اہم مراحل سے گزر کے یہ فائنلی اس کا ڈیسیجن ہوتا ہے. تو کل جیسے سینٹ میں اس پہ ووٹنگ ہونے سے پہلے بھی ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے, وہ سینٹ کی عدلیہ کمیٹی میں جو بھی امیدوار نامزد کیا جاتا ہے صدر کی جانب سے ان کو سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دونوں جو ہیں حکومتی ارکان ان کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کے جو ہے ارکان ان کی طرف سے بھی. عدلیہ جو کمیٹی ہے سینٹ کی اس میں 22 کل ارکان ہیں, جس میں سے بالکل امریکی سینٹ کی طرح 11 ارکان جو ہیں وہ حکومتی ہیں اور 11 جو ہیں وہ اپوزیشن کے ہیں. تو جج کیتانجی نے بہت سے سوالوں کا 30 گھنٹوں کا یہ مجموعی سیشن تھا جس میں ہر طرح کے سوالات کا سامنا کیا, اور ہم نے دیکھا کہ روایتی طور پر اپوزیشن کے جو ارکان ہیں بہت سخت سوالات کرتے ہیں. جب یہ سیشن ختم ہو جاتے ہیں یعنی سماعتیں جو ہیں ہیئرنگز ختم ہوتی ہیں, اس کے بعد جو عدلیہ کمیٹی ہے وہ اس کے تمام ارکان ووٹنگ کر کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا اس امیدوار کی جو ہے تقرری کی ووٹنگ کے لیے اسے سینٹ کے فلور پر بھیجا جائے یا نہیں. تو یہ امریکی تاریخ میں 3 دہائیوں میں ایسا پہلی بار ہوا کہ وہاں پر بھی ایک ڈیڈ لاک ہو گیا. 11 جو ارکان اپوزیشن تھے اس نے اس کے خلاف ووٹنگ کی اور جو حکومتی تھے
وہ انہوں نے اس کے ساتھ فیصلہ کیا. تو یہ جو ہے ایک صورتحال رہتی ہے کہ سینٹ میں جس بھی پارٹی کی جو ہے وہ اکثریت ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جج کی تعیناتی ہو پائے گی یا نہیں. جون میں جب جج برائر جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اس وقت کیتانجی جو ہیں جج کیتانجی وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گی. جی ارم. فائزہ بخاری ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر. اب وقت ہے ہمارے ہفتہ وار سلسلے لائیو 360 کا. یوکرین پر روس کے حملے کو دوسرا ماہ ہو چکا ہے. سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن نیٹ ورکس مسلسل اس جنگ کے بارے میں تکلیف دہ تصاویر اور خبریں نشر کرتے رہے ہیں، جس سے بچوں کی ذہنی صحت پر پڑنے والے ممکنہ اثرات کے بارے میں خدشات پیدا ہو رہے ہیں. مزید اس رپورٹ میں. ماہرین نفسیات نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے کی وجہ سے بچوں اور نوجوانوں کی ذہنی صحت متاثر ہو سکتی ہے، اور ان میں بے چینی، چڑچڑاپن، کھانے پینے میں بے ترتیبی اور بے خوابی جیسے سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بچے فوجی کارروائیوں کے بیچ میں پھنسے ہیں یا دنیا میں کہیں اور مقیم ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے ہمیں کچھ زیادہ فکر ہوتی ہے، کیونکہ چھوٹے بچوں کو دنیا میں دوسری جگہوں پر جو دوسرے بچوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے اسے خود سے الگ کرنے میں مشکل ہوتی ہے. ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ بچے کی عمر خواہ کچھ بھی ہو، یہ اہم اور ضروری ہے کہ ان سے جنگ کے بارے میں بات کی جائے. میرے خیال میں والدین کے لیے یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ بچے یہ معلومات حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ یہ ایسی معلومات ہوں جسے وہ برداشت کر سکتے ہوں، اور اگر یہ معلومات ان کی نشو و نما کی سطح یا سمجھنے کی صلاحیت سے بڑھ کر ہوں یا جس کی والدین کی طرف سے جانچ نہیں کی جائے تو یہ در حقیقت موڈ میں تبدیلی، بے چینی میں اضافے یا بچے کے زیادہ چڑچڑے ہونے یا بھوک اور نیند میں تبدیلی کا باعث بن سکتی ہیں. یوکرین کی تاتیانا بٹلر اپنے شوہر اور 2 بیٹوں کے ساتھ گزشتہ 13 سالوں سے امریکہ میں مقیم ہیں، لیکن ان کے والدین، بھائی اور بہن اب بھی یوکرین میں ہیں. حملے کے بعد سے انہوں نے اپنے بچوں کے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ یوکرین میں لوگ کیوں مارے جا رہے ہیں. وہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ ان کی دادی اور دادا تہخانے میں کیوں چھپے ہوئے ہیں، اور ہم خبروں میں تباہ شدہ مکانات اور کاریں کیوں دیکھتے ہیں. ایک ماں کے طور پر یہ تصاویر اپنے بچوں کو دکھانا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مجھے انہیں یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. بحران کی کیفیت بچوں کو یہ سکھانے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کیسے کی جائے. مثال کے طور پر تاتیانا کے 10 سالہ بیٹے وٹالی نے یوکرین کی حمایت میں ایک جنگ مخالف پلیکارڈ پینٹ کیا اور اپنے والدین اور بھائی کے ساتھ مل کر واشنگٹن میں ایک احتجاج میں حصہ لیا. جب میں خبریں دیکھتا ہوں اور میں روسی فوجیوں کو عام لوگوں پر حملہ کرتے دیکھتا ہوں تو مجھے غصہ آتا ہے. ہمیں امن کی ضرورت ہے، تشدد اور جنگ کی ضرورت نہیں ہے. نیو جرسی میں رہنے والی روسی خاتون نینا ڈیوس بھی اپنے 15 سالہ بیٹے سے یوکرین میں روس کی جارحیت کے بارے میں بات کرنا انتہائی ضروری سمجھتی ہیں. میرے لیے یہ یقینی بنانا ضروری تھا کہ وہ ذاتی طور پر شرمندہ نہ ہو، کیونکہ نہ تو میں اور نہ ہی وہ قصوروار ہیں. تمام روسی برے نہیں ہیں. بات کرنا اور ہمت بندھانا خاص طور پر ان بچوں کے لیے اہم ہے جو فوجی کارروائیوں کے بیچ میں پھنسے ہیں اور وہ ہولناک کارروائیاں دیکھ رہے ہیں جو کسی بھی بچے کو نہیں دیکھنی چاہیے. یہ ان بچوں کی جذباتی اور طرز عمل کی صحت کے لیے غیر معمولی خطرہ ہے.
तो फिर हम इसमें तवाज़ुन कैसे पैदा कर सकते हैं? मोहब्बत, देखभाल और मदद करने वाले ख़ानदान और देखभाल करने वाले शफीक वालिदैन का होना, जो इन तमाम तब्दीलियों और गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान भी कुछ चीज़ों को जितना मुमकिन हो सके उतना तवक्को के मुताबिक बनाए। लेकिन सबसे बढ़कर माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि वालिदैन को खुद को और बच्चों को बार बार ये समझाने की ज़रूरत है कि जंगों का ख़त्म होना नागुज़ीर है और ये जंग भी बिलाखिर ख़त्म हो जाएगी। करीना बफराजदियन के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। गुज़िश्ता 2 अशरों के दौरान ड्रोन्स की सनत ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है। जहां एक तरफ जंग में इनका इस्तेमाल आम हुआ, वहीं दूसरी तरफ फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन अफराद ने कुदरती मनाजिर को फिल्माने के लिए इनका सहारा लेना शुरू किया है। अब अमेरिका में कुछ कंपनियां और मेडिकल स्टोर लोगों के घरों तक खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान पहुँचाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। ये ड्रोन कोई जासूसी मिशन या किसी दूसरी खुफिया सरगर्मी पर नहीं है, बल्कि ये जल्द और महफूज तरीके से किसी घर में दवा पहुंचा रहा है। इस सनत के मुबस्सिरीन का कहना है कि अमेरिका में ड्रोन्स के जरिए घरों तक खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान की तरसील जल्द ही आम हो सकती है, क्योंकि मज़ीद कंपनियां हवाबाजी के हिफाजती ज़वाबित तय करने वाले विफाकी इदारे फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से इनके इस्तेमाल की मंजूरी हासिल कर रही हैं। हम शायद मजीद मशीनें हवा में उड़ती हुई देखेंगे। जैसे जैसे अमरीकी शहरों और मज़ाफ़ात में रहने वाले लोगों में होम डिलीवरी की मांग में इजाफा हो रहा है, वो लोग ड्रोन डिलीवरी का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं। आप ड्रोन जैसी कोई चीज चाहेंगे जो आपका पता ढूंढने और वो तिब्बी रसद आप तक पहुंचाने की अहल हो जिसकी आपको जरूरत हो सकती है। फ्लाईट्रेक्स एक इसराइली कंपनी है जो इलेक्ट्रिक ड्रोन्स तैयार करती है और मकामी रेस्टोरेंट से खाना लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए इन्हें इस्तेमाल करती है। एक सारिफ को सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है। जो कुछ आप खाना चाहते हैं इसका इंतखाब करना है, अपने घर का पता और यकीनन अपने क्रेडिट कार्ड की मालूमात फराहम करनी है और बाकी सब हम संभाल लेंगे। फ्लाईट्रेक्स के सीईओ और ड्रोन के जरिए होम डिलीवरी को कार या ट्रक के जरिए डिलीवरी जितना ही महफूज और लागत के एतबार से कम खर्च समझते हैं। फ्लाईट्रेक्स की बुनियाद रखने से पहले यारिफ बाश एक ऐसी कंपनी के बानी थे जिसने चांद के लिए पहला निजी इंटरप्लेनेटरी रोबोटिक मिशन शुरू किया था। तो चांद पर जाने की 2 लाख मील की परवाज के बजाय हम जमीन से 200 फीट बुलंद होकर लोगों के घरों के सहन में जा पहुँचते हैं। तकरीबन एक ही बात है ना। अमेरिका में फ्लाईट्रेक्स ड्रोन्स इस वक्त रियासत नॉर्थ कैरोलिना में 3 मकामात पर काम कर रहे हैं। तो इन 3 मकामात पर तकरीबन 10,000 खानदान आबाद हैं और जैसे जैसे हम अपनी सर्विस को मजीद इलाकों तक बढ़ाते हैं और FAA से मजीद मंजूरी हासिल करते हैं तो इस्तेमाल के इम्कानात लामहदूद हैं। जूली टैबो की रिपोर्ट के साथ नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। लीबिया में रमज़ान के महीने की आमद के साथ ही रज़ाकारों का एक ग्रुप मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान के पुराने या खस्ता नुस्ख़ों को बहाल करने के काम में 24 घंटे में मसरूफ़ हो जाता है। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। खालिद अल-दरीबी लीबिया के शहर तराबलस में कुरान के पुराने और तारीखी नुस्खों की बहाली के लिए मशहूर हैं। खालिद उन दस्तकारों में से एक हैं जो रमज़ान के दौरान गाहकों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रोज़ाना एक वर्कशॉप में जाते हैं जहां कुरान के नुस्खों को बहाल किया जाता है। इस वर्कशॉप के एक मुंतज़िम मबरूक अल अमीन का कहना है कि कुछ अरसे से रमज़ान में पुराने कुरानी नुस्खों की तलब बढ़ जाती है जिसकी वजह से ज़्यादा दस्तकारों की ज़रूरत पेश आती है। रमज़ान के महीने में हमारे पास ग्राहकों की गैर मामूली तादाद आती है। ये दर हकीकत एक मौसमी रोजगार है। वर्कशॉप के मुंतज़मीन का कहना है कि रमज़ान से पहले लीबिया में कुरान के नए नुस्खों की खरीदारी रिवायती तौर पर बढ़ जाती थी, लेकिन कीमतों में इजाफे की वजह से बहुत से लोगों के लिए ये रवायत बरकरार रखना मुश्किल हो रहा है। हुकूमत की जानिब से नए कुरानी नुस्खों की इशाअत रोक दिए जाने से लीबिया में कुरान की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिससे पुराने नुस्खों की बहाली के लिए तलब में भी इजाफा हुआ है। बढ़ती हुई मांग के पेश नज़र पुराने कुरानी नुस्खों की बहाली के माहिरीन अब दूसरे लोगों को ये हुनर सिखा रहे हैं। हमने कुरानी नुस्खों की बहाली के लिए तरबियती सेशंस शुरू किए।
अब तक तकरीबन 150 वर्कशॉप्स की हैं जिनमें 1,500 अफराद को तरबियत फराहम की गई। हमारा मकसद हर एक को तरबियत देना था, नौजवानों, बच्चों, मर्दों और खवातीन को। बच्चों ने जो काम किया वो अच्छा नहीं था, लेकिन बालिग अफराद और रिटायर्ड लोग ज्यादा कारआमद थे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से शहरी बहाली के लिए पुराने कुरानी नुस्खे इन वर्कशॉप्स पर लाते हैं। हमारे सार्फिन ढेरों के हिसाब से कुरानी नुस्खे घरों से या मसाजिद से यहाँ लाते हैं। शुमाली अफ्रीका का मुल्क लीबिया गुज़श्ता 1 दहाई से ज़ायद अरसे से लड़ाई और तनाज़ात का शिकार है, जिसने मुल्क के बहुत से इदारों को दरहम बरहम कर दिया है और तेल से मालामाल इस मुल्क की मईशत को एक धचका लगा है। सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हर मौसम बहार की मानत इस साल भी एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में खिलने वाले फूलों का हुस्न देखने वाला है। इस बाग में 15 लाख के करीब ट्यूलिप्स या गुल लाला के फूल अपनी पूरी आबोताब के साथ सारे माहौल को सहारंगेज़ बना रहे हैं। तहम एक फ़िक्र इस गार्डन के बागबानों की खुशी को ज़ायल कर रही है। ये फ़िक्र क्या है, आइए जानते हैं श्रीनगर से ज़ुबैर डार की इस रिपोर्ट में। इस साल अब तक 2.5 लाख से ज़्यादा सयाहों ने एशिया के इस सबसे बड़े टूलिप गार्डन का दौरा किया है, जो बागबानों की सख्त मेहनत का एक हसीन मजहर है। हमने यहाँ पे 1.5 मिलियन ऑफ फ्लावर्स ऑफ ट्यूलिप्स, डेफोडिल्स, हाइसिंथ और मस्करी के लगाए हुए हैं। अबाउट 68 वेराइटीज़ हमारे ट्यूलिप्स के हैं, जिसमें 6 वेराइटीज़ अब न्यू वेराइटीज़ हैं। हमारा जो इनिशियल रेस्पॉन्स है, टूरिस्ट फ्लो है, बहुत ही अच्छा है। कश्मीर का दारुल हुकूमत श्रीनगर भारतीय और गैर मुल्की सयाहों के लिए बहुत कशिश रखता है, खासतौर पर गर्मियों में, जब भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए वहाँ के लोग कश्मीर के पहाड़ों का रुख करते हैं। इट्स लाइक बैक टू अ नॉर्मल लाइफ, और आफ्टर लॉन्ग लॉकडाउन इतने सब लोगों को एक साथ देख के और इतनी अच्छी जगह देख के बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इन फूलों के साथ जैसे हम भी एकदम से फ्रेश हो रहे हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ दिस लॉकडाउन, वी आर हियर एंड इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बागबानों की इंतहाई काविशों के बावजूद टूलिप गार्डन के फूल बहार के इस मौसम में गैर मामूली गर्म दर्जे हरारत के सबब वक्त से पहले मुरझा रहे हैं। भारत का महकमे मौसमियात दर्जे हरारत में मजीद इजाफे की पेशगोई कर रहा है। इस साल थोड़ा ये प्री ब्लूम हो गया ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स। जो एवरेज टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है वो 10 डिग्री अबो नॉर्मल है, जिसकी वजह से जो हमारा ट्यूलिप है ये पहले ही खिल गया। नॉर्मल टेम्परेचर जो ट्यूलिप के लिए है वो अप टू 25 ये बियर कर सकता है, लेकिन 25 के अबो अब 29 लगातार चल रहा है, 28 चल रहा है। उसकी वजह से ये अंडर स्ट्रेस में आ जाता है। थोड़ा एक प्री ब्लूम हो गया और ब्लूम पीरियड भी हमें लग रहा है थोड़ा कम हो जाएगा। बेवक्त की गर्मी और बारिशों की कमी की वजह से फूलों की ताजगी को बरकरार रखने के लिए बाग की इंतजामिया सरतोड़ कोशिशें कर रही है, जिसके लिए इनको मसनूई आबपाशी का सहारा भी लेना पड़ रहा है। माहिरीन बढ़ते दर्जा हरारत को माहौलियाती तब्दीली का ही नतीजा समझते हैं। जब क्लाइमेट वार्मिंग हो रही है इन स्प्रिंग, और अगर अर्ली वार्मिंग हो रही है, दैट मीन्स जो फ्लावर्स स्प्राउट होंगे वो अर्ली होंगे। जैसे आपने टूलिप गार्डन की बात की, लेकिन अगर आप देखेंगे अदरवाइज भी जो हमारे आलमंड्स हैं, चेरीज हैं, पीचेस हैं, उनकी भी अर्ली फ्लावरिंग होगी। ऑब्वियसली दिस increased warming in March will definitely have impact on the crop productivity, चाहे वो horticulture हो, चाहे वो floriculture हो, चाहे वो हमारा agriculture irrigation intensive agriculture crop हो। इधर रंग बिरंगे फूलों के दरमियान खुशी से भरे मेहमानों ने कश्मीर की सयाहत के लिए यकीनी तौर पर एक बेहतर मौसम गर्मा की उम्मीद पैदा की है। ये उम्मीद कश्मीर की नाजुक सियासी और माशी सूरत हाल के लिए हवा के ताज़ा झोंके से कम नहीं। ज़ुबैर डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। पाकिस्तान और ख़ित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त। हैव अ ग्रेट वीकेंड।